हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों को हमारी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, कक्षा 10 के हिंदी की जो परीक्षा है, हिंदी के प्रश्न पत्र में कृतिका जो एक सप्लीमेंट्री बुक है, सहायक पुस्तिका है, उससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज हम ज़रा जल्दी में इस पुस्तक कृतिका के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अध्ययन यहाँ पर कर लेते हैं। आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम पहले पाठ से चलेंगे। माता का अंचल पाठ है। प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि बच्चा विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है क्योंकि विपदा के समय उसे अत्यधिक ममता और लाड़ की जरूरत होती है, प्यार की जरूरत है, जो कि उसे माँ के कोमल हृदय और प्रेम से ही प्राप्त होता है। बच्चों का पिता से कितना भी अधिक लगाव क्यों ना हो, परंतु माँ जैसा प्यार न मिलने के कारण वे पिता के पास नहीं जाते हैं। हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देकर सिसकना क्यों भूल जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। पल में रोना और पल में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। भोलानाथ भी इसी आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों को देखकर उनके साथ खेलने में रुचि लेने लगता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि बच्चे अपने साथियों के बीच रोने में हीनता का अनुभव करते हैं, बेइज्जती महसूस करते हैं, इसलिए भी वह खेल खेल में रोना भूल जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी जो हैं उनके खेल और खेलने की सामग्री आपके वर्तमान समय के खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, अलग है? इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है कि भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों में पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के जो है फलें, गीली मिट्टी, घर के छोटे छोटे जो छोटे मोटे सामान आदि वस्तुएं उनके खेल के सामान होते हैं, जिनसे वह खेलकर खुश रहते थे। परंतु आज के बालक जो खेल खेलते हैं वे इनसे पूर्णतः भिन्न हैं। हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम और कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में एकदम अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों के खेलने की सामग्री आसानी से प्राप्त हो सकती है और सुलभता से, बिना मूल्य के, बिना पैसा खर्च किए आप उन सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आज के बच्चों की खेल की सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ती है। मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता पिता का जो प्रेम है अपने बच्चे के लिए व्यक्त हुआ है उसको देखेंगे। भोलानाथ के पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय मिलता उसे अपने भोलानाथ के साथ बिताते थे। भोलानाथ को सुबह जगाना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बिठाना और अपने साथ मछलियों को चारा खिलाने ले जाना और उसके खेलों में शामिल होना उनके गहरे लगाव को बताता है। इसी के साथ माता का जो प्रेम है वो कैसे है? भोलानाथ की माता वात्सल्य और ममत्व के से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उसका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान और भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने और चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता, उसका प्रेम पाठ को पढ़ने वाले को बहुत प्रभावित करती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। प्रश्न है हमारा कि जो ये पाठ है माता का अंचल, ये जो पाठ है इस पाठ का नाम रखा है माता का अंचल। जो शीर्षक है, शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए कि ये शीर्षक क्या उपयुक्त है।
तो मित्रों, पाठ में कथा नायक भोलानाथ की बाल क्रीड़ाएं, पिता से मित्रवत व्यवहार और माता से स्नेह सभी कुछ विस्तार से वर्णित हुआ है, परंतु अंत में कथा नायक का अपनी सुरक्षा हेतु माँ के आंचल में छिप जाना, भोलानाथ का अपनी सुरक्षा के लिए माँ के आंचल में छिप जाना और पिता द्वारा अपनी गोद में लेने का प्रयास करने पर भी उसकी गोद में ना जाना माँ के अंचल को एक सुरक्षा कवच के रूप में प्रस्तुत करता है। अतः जो पाठ का नाम है माता का अंचल, इस पाठ का एक उपयुक्त शीर्षक है, सही नाम है। इस शीर्षक के अतिरिक्त इस पाठ के लिए निम्नलिखित शीर्षक भी हो सकते हैं। जैसे आप इसका दूसरा नाम भी रख सकते हैं। नाम क्या रख सकते हैं? मेरा बचपन रख सकते हैं, कोई लौटा दे मेरा बचपन, या बचपन के खेल। इस तरह और भी नाम इसके हो सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। प्रश्न है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि बच्चे माता पिता के साथ रहकर उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। वे माता पिता की गोद में बैठकर या उनके कंधे या पीठ पर बैठकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। वे माता पिता का कहना मानकर उनसे लाड प्यार करते हुए अपना प्रेम व्यक्त करते हैं और वे माता पिता के साथ खेलते हुए, उन्हें चूमते हुए अपना प्रेम प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे अपना कुछ मांग लेते हैं माता पिता से, जिद करते हैं उसे प्राप्त करने की, तो वो भी एक प्रेम है। अगले प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में कभी कभी आता रहा है, वो है सांप को देखकर भोलानाथ की क्या दशा हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या दशा हुई? जब भोलानाथ और उनके मित्र एक टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी डालने लगे, तभी वहां एक सांप निकल आया। रोते चिल्लाते भोलानाथ और उनके मित्र वहां से बेतहाशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई सीधा गिरा, कोई उल्टा गिरा, कोई पट गिरा, किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए, सभी गिरते पड़ते भाग रहे थे। भोलानाथ की सारी देह लहलुहान हो गई थी, पैरों के तलवों में असंख्य कांटे चुभ गए थे। भोलानाथ एक ही गति से भागे आए और घर में घुस गए। उनके बाबूजी बैठक के बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। उनके पिताजी जो थे, उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, परंतु भोलानाथ ने ना सुना और सीधे अपनी माँ के पास पहुंचे और उनकी आंचल में छिप गए। अब भोलानाथ की जो माँ है, भोलानाथ की माँ चावल साफ कर रही थी। भोलानाथ उसी आंचल में छिप गए। भोलानाथ को डर के से कांपते जब देखा माँ ने, तो माँ घबरा गई, रो पड़ी। वह भोलानाथ से उनके डर का कारण पूछने लगी कि ये बच्चा इतना डरा हुआ क्यों है। तो माता ने तुरंत ही जल्दी जो है हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर लगाई। घर में कोहराम मच गया। भोलानाथ धीमे स्वर में, क्योंकि उनके जो सांप निकला था, सांप से वो डरे हुए थे, तो उनके मुंह से आवाज भी सांप पूरा शब्द नहीं निकल रहा था, सा करके शब्द निकल रहा था। तो कहकर माता के आंचल में छिपे जाते थे। उनका सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। वे आंख खोलना चाहते थे, पर वे भय के मारे खुलती ही नहीं थी। इस प्रकार सांप को देखकर भोलानाथ की बहुत बुरी दशा हुई। ये आपको लिखना है। अब अगले पाठ जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, जॉर्ज पंचम की नाक, उसमें हम कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर हम चल रहे हैं। प्रश्न है और उत्तर देखते हैं। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है, उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। उसका ज्ञान होता है कि वो अभी भी गुलाम बने रहना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि आज वे आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसको मैंने हाईलाइट किया है, तो आप इसको जरूर लिखिएगा। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया था, जॉर्ज पंचम, और अपमानित किया। वे नहीं चाहते
कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करें, वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। तो इस पाठ में जो हमारे अतिथि देवो भव की जो परंपरा है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए कि हम अपना सम्मान त्याग दें उस अतिथि के सम्मान के चक्कर में। तो आगे देखिए, प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। तो सिंपल सा उत्तर आप लिखिएगा कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी की वेशभूषा थी। दर्जी यह सोच रहा था और यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर कौन से कपड़े पहनेगी। तो दर्जी की परेशानी तर्कसंगत भी थी, क्योंकि यह इसलिए क्योंकि रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती, कोई गलती हो जाती, तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता, और यही उसकी परेशानी का कारण था। अगला जो प्रश्न है हमारा कि देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। तो दिल्ली की कायापलट हुई तो उसमें क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। नंबर 1 जो हमारा है, पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई गई होगी। जब कोई बाहर से दूसरे देश का मेहमान आता है तो सड़कें चकाचक हो जाती हैं, तो पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई होगी। सरकारी इमारतों, दफ्तरों आदि में फिर से नया रंग करवाया गया होगा। पुराने बंद पड़े फुव्वारे और पर्यटन स्थलों को फिर से शुरू किया गया होगा, और भीड़ भाड़ वाली जो जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध किया गया होगा। और क्या किया होगा, नंबर 5 देखेंगे, बिजली या पानी की समस्या खड़ी ना हो इसके लिए कारगर कार्य किए गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है मित्रों कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है, तो इसको अवश्य देखिएगा कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सर्वप्रथम जॉर्ज पंचम की नाक के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर को खोजने का प्रयास किया। इसके लिए उसने देश भर में जा जाकर खोज की, पर वह असफल रहा, क्योंकि पत्थर तो विदेशी था। वह पत्थर विदेशी था। उसने देश भर में घूम घूम कर शहीद नेताओं की मूर्तियों की नाक का नाप लिया, ताकि उन मूर्तियों में से किसी की नाक को हटा करके जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाया जा सके, किंतु सभी की नाकें आकार में बड़ी निकली। इसके पश्चात उसने क्या किया, इसके पश्चात उसने 1942 में बिहार सेक्रेटरीट के सामने शहीद बच्चों की मूर्ति की नाक का नाप लिया, किंतु वे भी बड़ी निकली। अंत में उसने जिंदा नाक लगाने का निर्णय किया। ये यत्न उसने किए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है हमारा कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो मित्रों देखेंगे कि इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि रानी की स्वागत तथा उसकी प्रसन्नता हेतु दिल्ली में हर प्रकार की तैयारियां की गई थी। साफ सफाई, सजावट, सुख सुविधा से लेकर सुरक्षा की सभी व्यवस्था की गई थी। किंतु इन सब के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जो संभवतः अंग्रेजों के मान सम्मान का प्रतीक है, वो नहीं थी, उसकी नाक नहीं थी। इसका एक अर्थ यह होता है कि भारत में अपना शासन खो चुके अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन में अब कोई मान सम्मान नहीं बचा था, और साथ ही इससे हमारे प्रशासन की कमजोर एवं त्रुटिपूर्ण व्यवस्था का भी पता चलता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि अखबारों ने जो जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। तो अखबारों में क्या छपा उसको यहां पर लिखना है। अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने के समाचार को कुशलतापूर्वक छिपा लिया। उन्होंने अखबार में केवल यही छापा कि नाक का मसला हल हो गया है।
राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम के लाट की नाक लग रही है। बस इतना छापा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार क्यों चुप थे। अथवा इस तरह से प्रश्न बदल भी जाता है कभी कभी कि जॉर्ज पंचम की नाक मूर्तिमय होने पर अखबारों की देश का विवेचन यहां पर करना है। तो मित्रों, कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी कि एक विदेशी शासक की मूर्ति पर एक जिंदा नाक, भारतवासी की नाक काटकर लगाई गई। अखबारों ने इसका विरोध न करके चुप रहकर अपना विरोध दिखाया। इस संदर्भ में किसी प्रकार का समाचार नहीं छपा। तो अब चलते हैं हमारा जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है इस वर्ष परीक्षा के लिए, वो है साना साना हाथ जोड़ी। मित्रों, इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। देखिए कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाए गंतोक ने लेखिका को मंत्रमुग्ध कर दिया। टिमटिमाते तारों से भरी रात में जगमगाते गंतोक शहर की खूबसूरती ने लेखिका पर कुछ ऐसा जादू किया, वह अपनी सुध बुध खो बैठी। उन्हें अपने बाहर भीतर सब शून्य जैसा प्रतीत हो रहा था। रात के समय गंतोक शहर की खूबसूरती उनकी कल्पनाओं से परे थी। मतलब बहुत ज्यादा सुंदरता वहां पर दिखाई दी लेखिका को, इसलिए वो मंत्रमुग्ध हो गई थी। जो दूसरा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं मैं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो गंतोक, मित्रों, जो गंतोक है वो गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बहुत मेहनती हैं और यहाँ उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गंतोक अपने पुराने स्वरूप में कायम है। वही अब पुराने स्वरूप को उसने कायम रखा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल हथौड़े होते हैं। कईयों की जो पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद बहुत कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म में क्या होता है कि पताकाएं फहराई जाती हैं, बुद्धिस्ट लोग उसको पताकाओं को फहराते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सफेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं, सफेद रंग की पताकाएं, झंडियां फहराई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इसीलिए ये पताकाएं जो झंडियां हैं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करते हैं। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवश्य इसको देखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि लॉन्ग स्टॉक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। तो लेखिका जो है, इस पाठ की जो लेखिका है, लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जो जितेन नार्गे था, उनका गाइड जो उनको बता रहा था जाने के रास्ते, तो गाइड ने बताया कि यह धर्म चक्र है, जो व्हील है
वो चक्र जो है, धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, कि इसको यदि घुमाएंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। तो मैदानी क्षेत्र में बोलते हैं कि गंगा के विषय में कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़ हो, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, लोगों का विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांध देता है। इसलिए लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई दी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। ये सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी वर्ष परीक्षाओं में आए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो राय इस प्रकार से लिख सकते हैं हम कि कटाव एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई दुकान नहीं है, उसको लेखिका ने कहा है कि ये वरदान है यहाँ के लिए। तो कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। क्यों है? क्योंकि अभी तक यह पर्यटक स्थल नहीं बना। यदि कोई दुकान होती तो वहां सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाता, घूमने लोग ज्यादा आते और वे जमा होकर खाते पीते गंदगी फैलाते। इससे क्या होता? गंदगी तथा वहां पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहां पर वह स्नोफॉल देख पाई। इसका कारण यही था कि वहां प्रदूषण नहीं था। अतः कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए एक प्रकार से वरदान ही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो प्रकृति जल संचय करती है, तभी तो हमें पूरे वर्ष भर पानी पीने को मिल जाता है। तो प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल का संग्रह कर लेती है और गर्मियों में क्या होता है? पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बन के नदियों को भर देती हैं। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है हमारा कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देश की सीमा पर जहां तापमान गर्मी में भी माइनस में होता है, -15 डिग्री सेल्सियस होता है, उस कड़कड़ाती ठंड में फौजी पहरा देते हैं, जबकि हम वहां पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। हमारे फौजी भाई सर्दी और गर्मी में वहीं रहकर देश की रक्षा करते हैं ताकि हम जो हैं चैन की नींद से सो सकें अपने घरों में। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर जीते हैं। हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। उनके घर परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से जो हमारा ये कृतिका जो पुस्तक है, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2022 में, वो हमने यहाँ पर अध्ययन किया। तो मित्रों, मेरी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। इसी के साथ इस वीडियो की मैं यहीं पर समाप्ति करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।